नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को पहले भाग में पढ़ा था। पिछले भाग में हमने 3 मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें था समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इस वीडियो में हम अगले 3 मौलिक अधिकारों के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक अधिकार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला जो अधिकार है दोस्तों, वो है क्या है, जो मैं चौथा जो है 3 मैंने पहले डिस्कस करवा दिया था। और अगला जो 3 है वो इसमें करूँगा। तो इसमें पहला जो ये आता है अधिकार, जो आता है वो आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में इसका प्रावधान का उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 25 कहता है दोस्तों कि अंतःकरण से किसी भी धर्म रीति रिवाज मानने की और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 25 में जो हमें हमें जो प्रावधान मिलता है, उसमें क्या मिलता है दोस्तों कि हम लोग अंतःकरण से किसी भी धर्म, चाहे हम हिंदू हों तो हिंदू के धर्म रीति रिवाजों को मान सकते हैं और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। अगर हम मुस्लिम हैं तो हम अपने धर्म को अच्छे से मान सकते हैं, उसके रीति रिवाजों को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार फ्रीली पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अपने धर्म को के रीति रिवाजों को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है किसी भी भारतीय नागरिक के साथ नहीं होगा। वो किसी भी धार्मिक रीति रिवाज को मानने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भी वो स्वतंत्र हैं। तो हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसका जो उल्लेख मिलता है, इसका जो प्रावधान मिलता है, वो किस में मिलता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 में। तो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 में रीति रिवाज और धर्म प्रचार, धार्मिक रीति रिवाज और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 25 के तहत। तो चलिए दोस्तों, अगले अनुच्छेद पे आते हैं। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26, जिससे हमें जो उस 26 में जो प्रावधान मिलता है वो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का। हाँ दोस्तों, मान लो आप कोई भी धर्म मानते हो तो उसका जो रीति रिवाज है या जो उसके कुछ कार्य हैं, जैसे पूजा हो गया, या फिर जो मुस्लिम हो गए हैं उसमें जो करवाते हैं मुहर्रम में जो इवेंट होता है, या फिर जो क्रिश्चियन या ईसाई होते हैं, जो सिख होते हैं, वो जो लंगर करते हैं, या फिर लंगर में जो लंगर में करने का जो व्यवस्था होती है, टेंट लगाना, लंगर चलाना, ये जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध का स्वतंत्रता है, कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिख अगर लंगर का प्रोग्राम कहीं पे रख रहा है तो सरकार बोलेगी या फिर कोई दूसरे समुदाय के लोग बोलेंगे कि नहीं, आप लंगर ना कीजिए। तो दोस्तों, ये इसमें भी स्वतंत्रता मिलती है हमारे अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 26 के तहत। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। हम लोग जैसे ये हैं, हिंदू हैं तो हिंदू वाहिनी सेना, क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो है आर्य समाज है, बुद्धिस्ट लोग का बहुत सारा मठ है। तो ये सब जो संस्थाएं हैं, ये मतलब हम लोग अपना हिंदू संस्था बना सकते हैं, मुस्लिम लोग अपना मदरसा वगैरह कुछ भी हो, मतलब ऐसा संस्था अपने धर्म के रिलेटेड कुछ भी बना सकते हैं। सिख जो है अपने लिए गुरुद्वारा या कोई भी उससे गुरुद्वारा से रिलेटेड, कोई धर्म से रिलेटेड कोई भी संस्था जो है वो बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान मिलता है? तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता मिलती है और इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था की स्थापना कानूनी रूप से और धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। इसके तहत क्या है कि आप संस्था कानूनी रूप से खोल सकते हैं और धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन भी कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्य में अगर कोई पैसा देता है तो उसके तहत आप अर्जन भी कर सकते हैं। इसका प्रावधान किस में मिलता है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 26 में मिलता है। तो अनुच्छेद 27 क्या हो गया दोस्तों? अब आते हैं अनुच्छेद 27 पे। इसमें जो प्रावधान मिलता है वो है धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त, टैक्स फ्री। धार्मिक कार्यों के लिए जो अगर कोई ये देता है, मतलब धन करता है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के लिए अगर आप पैसे को
अधिक करते हैं तो उसमें क्या होगा, आप टैक्स फ्री होंगे। राज किसी को ऐसे कर देने पे बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। अगर हम मतलब किसी अपना पैसा किसी धर्म या जाति के मतलब संप्रदाय के पोषण या उन्नति के लिए अगर उसमें व्यय कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा कि राज किसी को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए व्यय की गई हो। तो उसके लिए यह ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 27 में जो है कि जो टैक्स जो धार्मिक कार्यों के लिए जो धन होता है वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। अनुच्छेद 27 में क्या प्रावधान मिलता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो भी धन होता है वो टैक्स फ्री होता है। तो चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 28 पे। इसमें जो प्रावधान मिलता है वो है सरकारी खर्च में चलने वाले संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जहाँ सरकारी खर्च पे कोई संस्था चल रहा है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि हमारे सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कोई भी ऐसा संस्थान जो सरकार के पैसों से चल रही है उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अगर मान लिए संस्था में अगर कोई संस्था में हिंदू का है और वो सरकार के द्वारा चल रहा है और वो मतलब देगा तो क्या होता है ना, कट्टरवाद जैसा फील आने लग जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए कोई भी सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ दोस्तों, ये मत भूलिएगा कि मतलब हम लोग 8 या 9 में थे तो रामायण महाभारत, तो रामायण महाभारत एक काव्य है। तो काव्य आप किसी भी धर्म के लोग हैं जो काव्य उनके स्कूल में चलता ही है, पढ़ते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। तो अब काव्य के बारे में वो एक अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अनुच्छेद 28 का प्रावधान के बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान में अपने विद्यार्थियों को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। हाँ दोस्तों, तो अनुच्छेद 28 में क्या प्रावधान मिलता है कि इसके अंतर्गत जो सरकारी खर्च से जितने भी शिक्षण संस्थान या कोई चल रही है उसमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं। विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में कोई धार्मिक जैसे चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, उसमें अनुष्ठान में जबरदस्ती भाग लेने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगर वो लेना चाहता है तो ले सकता है, नहीं लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता है। किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने, कोई मान लीजिए कोई धर्म गुरु आए हैं आपके स्कूल में या फिर कोई संस्था में, तो मतलब वो उपदेश दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कुछ, तो आप उसको ऐसा नहीं कि आपको ये सुनना ही है, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये जबरदस्ती सुनने हेतु उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर वो सुनना चाहेंगे तो सुनेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। तो अनुच्छेद 28 का जो प्रावधान है दोस्तों वो है सरकारी खर्च में चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पे आते हैं। और ये जो अधिकार है ये है मौलिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और इसका उल्लेख 29 और 30 अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद 29 में जो प्रावधान मिलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 29 में जो प्रावधान है वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक जो हैं, जो मतलब माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जो हित हैं उनका संरक्षण, माइनॉरिटी के हितों का संरक्षण का जो उल्लेख मिलता है, अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण का उल्लेख मिलता है वो किस अनुच्छेद में मिलता है, तो वो मिलता है अनुच्छेद 29 में। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उससे किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। तो जो अल्पसंख्यक है दोस्तों उनके लिए भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके हितों को संरक्षण किया जाएगा और सिर्फ भाषा, जाति और धर्म के आधार पर उन्हें शैक्षिक संस्थानों में कहीं भी प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। इसका उल्लेख किस में मिलता है दोस्तों, तो अनुच्छेद 29 में अनुच्छेद 29 में मिलता है। और ये याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 में क्या प्रावधान है, वो है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो हमारे माइनॉरिटी हैं उनके जो हित हैं उनका संरक्षण जो मिलता है वो अनुच्छेद 29 में मिलता है। अब आते हैं अनुच्छेद 30 में।
इसमें है दोस्तों ये भी, हाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, एक बार नहीं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, कि अनुच्छेद 30 में कौन सा प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटी है, जो हमारे देश में जिनकी जनसंख्या कम है, वो अपने शिक्षा संस्थान अलग से खोल सकते हैं और उसमें प्रशासन कर सकते हैं। ये उनका एक अधिकार है और इसका जो प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 30 में मिलता है। तो अनुच्छेद 30 में क्या मिलता है दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना का और प्रशासन करने का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है जो अगर अपना शैक्षणिक संस्थान चला रहा है तो उसे सरकार अनुदान देगी और उसे कोई भेदभाव नहीं करेगी कि नहीं ये अल्पसंख्यक है तो इसको इतना क्यों, और पूरा जो जनसंख्या है उसके लिए इतना नहीं। वो अनुदान देने में सरकार कोई भी कोताही नहीं करेगी और अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा देश जो संस्कृत विद्यालय हो गया, जो वासी जहानाबाद में एक है, वो एक मेरे बगल में एक जिला है जहानाबाद, वहाँ एक संस्कृत विद्यालय है। तो उसमें जो है ये क्या बोलते हैं, उसमें जो है ये क्या बोलते हैं, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा नहीं, मतलब कुछ अपवाद हैं और मदरसा हैं उसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो जैसे कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मदरसा हैं, अपने लिए अलग संस्थान खोलते हैं, संस्कृति विद्यालय। तो ये कुछ अपवाद हैं दोस्तों, इन्हें ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप अपने संस्कृति को और अपने भाषा और लिपि को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए, अनुच्छेद 30 में जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। इसका उदाहरण में है मदरसा है, संस्कृत विद्यालय है। तो चलिए दोस्तों, आखिरी मौलिक अधिकार पे आते हैं जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 32 में, जिसे हम लोग बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 में क्या मिलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है दोस्तों। और इसे अगर भीमराव अंबेडकर ने अगर हृदय और आत्मा कहा है तो सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इससे दोस्तों, बहुत मतलब रिपीटेड मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बैंक बना रखा है। तो हर टाइप के एग्जाम, एसएससी ले लीजिए, झारखंड एसएससी ले लीजिए, यूपीएसआई, एमपीएसआई, भूलेख अधिकारी, कुछ भी है, सब में ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। यहाँ तक कि आईएएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीटेड हैं दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसे मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। हमारे जितने भी अभी तक जो 12 से लेकर के 31 क्या बोलते हैं 29 तक, 30-31 तक जितने भी जो मौलिक अधिकार थे हमारे 30 तक, ये सब मौलिक अधिकारों को जो संरक्षण देता है कि हम लोग को जो इतना अधिकार है वो अगर कोई नहीं दे, कोई छीन ले, बोले कि नहीं हम नहीं मानेंगे, उसी का जो अधिकार जो देता है, वो जो मतलब शक्ति जो संरक्षण करता है, उस सारे मौलिक अधिकारों के अधिकार का संरक्षण जो करता है कौन करता है? अनुच्छेद 32 करता है। क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम, दोस्तों यहाँ पे जो मौलिक है तो मौलिक के बाद अधिकार भी है, वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसे मूल अधिकारों का संरक्षण कहा जाता है क्योंकि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको कोई, जैसे कि हमारे थी बोलने की स्वतंत्रता है, कोई छीन रहा है कि नहीं तुम नहीं बोल सकते हो, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो है पुलिस है या कोई आम आदमी भी आपको बोलने से रोक रहा है या सरकार ही आपको बोलने से रोक रही है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और एक रीट जारी करवा सकते हैं कि हाँ ये मुझे मेरे से बोलने का अधिकार छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए रीट जारी करता है और ये टोटल 5 प्रकार के सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है दोस्तों। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, तो टोटल सुप्रीम कोर्ट है जो 5 तरह के रीट को जारी करता है। पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड एक मूवी भी आई थी हाल फिलहाल में जिसका नाम जय भीम था। उसमें जो हमारे एक्टर थे वो शायद सूर्या नाम था उनका। तो हैबियस कॉर्पस जो पहला रीट है जारी कर सकता है। दूसरा रीट है परामर्श, जिसे इंग्लिश में मैडमस बोलते हैं। तीसरा रीट है वो है अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में क्यू वारंटो बोलते हैं। चौथा जो रीट है वो है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिटेशन कहते हैं। और जो चौथा रीट है वो है उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में सर्ट्यूररी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये 5 रीट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
हाँ दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग 5 रीट्स जारी कर हम नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 रीट जारी करता है, जिसमें पहला जो रीट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। इसका जो हैबियस कॉर्पस का मेन जो मीनिंग है दोस्तों, मेन जो मतलब है वो है शरीर को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसे अवैध रूप से जेल में रखा गया है, तब सुप्रीम कोर्ट हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। अगर आपको किसी अवैध रूप से आपको जेल में रखा गया है और आपको 24 घंटे मतलब और आपको लग रहा है कि अवैध रूप से हमें बंद रखा गया है, तो आप डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जाके एक ये रीट अपना ये हैबियस कॉर्पस के थ्रू आप एक केस दर्ज करवा सकते हैं कि मुझे अवैध रूप से जेल में रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट है जल्द से जल्द अधिकारी को आदेश देगा कि जेल में रखे गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, अन्यथा हिरासत में लेने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या है इसमें, तो इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण में है, जो आपको अगर अवैध रूप से जेल में रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक रीट जारी करने का अधिकार है कि आप 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो जो अधिकारी ने भी उस किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है उस पे कार्रवाई तुरंत जो सुप्रीम कोर्ट है वो कार्रवाई करवा देगी। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है दोस्तों, इसका जो मेन जो मतलब है शरीर को दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। तो दूसरा रीट है दोस्तों परमादेश, जिसे इंग्लिश में मैडमस बोलते हैं। जब कोई सरकारी व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य पब्लिक ड्यूटी का निर्वाह नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर रीट जारी कर सकता है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी कर सकता है, अन्यथा उस पर सख्त कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों परमादेश ये है कि मान लीजिए कि आप टिकट कटवाने जाते हैं, तो मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रिजर्वेशन करवाने, तो वो अधिकारी है मतलब आपको टिकट करने में नाकानुकी कर रहा है, वो रहा है रुकना रुकना, ये कर वो नहीं कर रहा है, और उससे होता क्या है कि मतलब आप टिकट नहीं कटवा पाते, आपका मतलब बहुत सारा काम है जो ठप पड़ जाता है। तो आप एक ये परमादेश, ये जो दूसरा रीट है, इसके अनुसार आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और एक ये जो रीट है इसके तहत वो जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करेगा, और वो जो पब्लिक ड्यूटी जो क्लर्क है जो टिकट काटता है उसको बोलेगा कि आप अपना कर्तव्य करें। अगर फिर भी वो कर्तव्य नहीं करता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और दूसरा सरकारी ये जैसे आप जाते हैं कहीं पुलिस स्टेशन में, कोई आपके साथ चोरी या चोरी या जो भी होता है, मतलब आपसे कोई भी छीन लिया गया है, तो आप डायरेक्ट एफआईआर कराने जाते हैं, और वहाँ का जो अधिकारी है, जो पुलिस है, जो भी है, वो आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तब आप परमादेश रीट्स को डायरेक्ट जारी कर सकते हैं। मतलब ये जो परमादेश रीट है इसके थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करेगी कि आप जल्द से जल्द अपने कर्तव्य का पालन करें, वरना आप पे कार्रवाई होगी। ये जो मिलता है दोस्तों, ये रीट मिलता है परमादेश के थ्रू मिलता है हमारे आम नागरिकों को। अब आते हैं अगले रीट्स पे दोस्तों। तो तीसरा रीट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीट है कि अधिकार परीक्षा, जिसे इंग्लिश में क्यू वारंटो बोलते हैं। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त कर लेता हो। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, आपके आसपास में ही देखते होंगे कि कोई है जो कुछ पढ़ता लिखता है नहीं, लेकिन मतलब उसको बस ग्रेजुएशन कैसे भी कर लिया है, कुछ आता भी नहीं, और वो कभी बिहार पुलिस में उसका जॉब लग गया, बिहार दरोगा बन गया, रेलवे में ड्राइवर बन गया। तो क्या होता है, वो डोनेशन या फिर घूस दे करके जो जॉब लेते हैं, अगर आपको लगता है कि इसने नहीं किया है, तो आप एक रीट जारी करवा सकते हैं कि ये लड़की ये जो है गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद पे है। या फिर ये भी हो सकता है कि मतलब वो किसी जैसे कि क्या होता है आजकल सरकारी स्कूलों में कि टीचर पढ़ाने नहीं जाते हैं, और वो अपने बिहाफ पे अपने पद पे किसी और को भेज के उसे भी आधा पैसा देते हैं और खुद कुछ और काम करते हैं। तो गैर कानूनी तरीके से कोई भी सरकारी पद अगर कोई प्राप्त किया हुआ है, तो उसे रीट जो है अधिकार परीक्षा के तहत उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है। तो अब आते हैं प्रतिषेध, जो हमारा चौथा रीट है दोस्तों, उस पे आते हैं। तो इसमें जिसको चौथा रीट है उसे बोलते हैं प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है, और आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय को जारी करता है कि ये जो मामला है आपके कार्यवाही क्षेत्र से बाहर है, कार्यवाही ना करें, क्योंकि ये मामला जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मान लीजिए कोई भी ऐसा चीज़ है जो मतलब उस पे जो निम्न न्यायालय है वो अपना क्या बोलते हैं जजमेंट सुना रहा है और वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोई भी चीज़ या कोई भी कानून हो या कोई भी सज़ा का ही बात हो, अगर वो निम्न जो है न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आता और वो उस पे मतलब जजमेंट दे रहा है, तो प्रतिषेध जो रीट है इसको ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को जारी करता है कि ये जो मामला है आपके कार्यवाही क्षेत्र में नहीं है, आप इस पे कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, ये आपके कार्यवाही क्षेत्र से बाहर है, कृपया आप इस पे कार्यवाही ना करें और आप इस पे जजमेंट ना दें। तो ये अनुच्छेद ये जो रीट्स है कि रीट्स किसके थ्रू जारी होता है दोस्तों, तो ये रीट है चौथा, और प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन के रीट के थ्रू ये हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट इस पे रीट जारी कर सकता है। और जो आखिरी जो रीट है दोस्तों वो है उत्प्रेषण सर्टियोररी। इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां मुकदमा चल रहा है वह वरिष्ठ न्यायालय को आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करके वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दें। मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा मुकदमा चल रहा है जो इसके थ्रू मतलब अधीनस्थ न्यायालय में जहां मुकदमा चल रहा है उसे वरिष्ठ न्यायालय या जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये क्या बोलते हैं उसको मुकदमे को तुरंत लंबित कर सकता है वरिष्ठ न्यायालय को, और बोल सकता है कि ये वरिष्ठ न्यायालय को भेजे, ये आप इस पे मुकदमा नहीं चला सकते, ये वरिष्ठ न्यायालय को ट्रांसफर कर दे। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है उत्प्रेषण में, जिसको इंग्लिश में सर्टियोररी कहते हैं। तो उत्प्रेषण में क्या मिलता है दोस्तों, वो मिलता है इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जहां मुकदमा चल रहा है और उसे वरिष्ठ न्यायालय आदेश दे सकता है कि उस मुकदमे को तुरंत लंबित करें और वरिष्ठ न्यायालय के पास भेज दें। तो दोस्तों यही था जो भी था मौलिक अधिकार का, ये भाग 2 भी खत्म हो गया और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों इसी में हो गया। एक भी जो क्वेश्चन है अगर आपको मौलिक अधिकार से छूट गया तो आप मुझे कमेंट में पिन कर सकते हैं कि हाँ सर छूट गया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। मैं कल या परसों फिर से पॉलिटी का डाल दूंगा, पॉलिटी ज़्यादा नहीं, इस महीने में तो पॉलिटी ख़त्म ही करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करता हूँ। टेक केयर दोस्तों।